वेलकम टू दिस स्पेशल कवरेज ऑन यूनियन बजट 2025। ये है आपका बजट प्रेजेंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास की। टैक्स स्ट्रक्चर में रैशनलाइजेशन, सेविंग्स और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कुछ संभावित कदम उठाने की उम्मीदें बहुत सारी है। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस की, और जब डायरेक्ट टैक्सेस की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है इनकम टैक्स की। और इस बार मिडिल क्लास को ये उम्मीद है कि इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव होगा, एग्जेम्पशन लिमिट्स बढ़ाई जाएंगी, न्यू टैक्स रेजीम के तहत कुछ और स्कीम्स को इंक्लूड किया जाएगा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके जो है हम फरवरी 1 को बजट को सुनेंगे। लेकिन क्या ये संभावित है? क्या चैलेंजेस है सरकार के पास? क्या वो इनकम टैक्स में रिलीफ दे सकती हैं? क्या वो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ मेंटेन कर सकती है? ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, मिस सुरभि मारवा। शी इज टैक्स पार्टनर विद अर्नस्ट एंड यंग इंडिया। थैंक यू गीतू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल माइन सुरभि। सुरभि, इस बार मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगी, कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए सरकार जो है कदम उठाएगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं फिसल रही है। सो आपको क्या लगता है बजट 2025-26 इस बार मिडिल क्लास की सुनेगी? आई थिंक कोशिश तो हर बार गवर्नमेंट की यही रहती है कि सबको खुश करो। इट्स अ वेरी यूनिक चैलेंज। मुश्किल है बिकॉज फिस्कल कंसोलिडेशन करनी है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है, एंड ऑब्वियसली आप टैक्सेस को रिफॉर्म्स लाते हैं, टैक्सेस काटते हैं, तो उसमें डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, एंड दैट लीड्स टू मोर डिस्पोजेबल इनकम, मोर कंजम्पशन एक्सेट्रा। आई थिंक 2-3 चीजें हैं, 2 or 3 थिंग्स दैट जो उम्मीदें तो हर साल बहुत सारी होती है ना। आई टॉक अबाउट 5 or 6 ऑफ देम, बट मे बी रियलिस्टिकली भी क्या है। तो सबसे पहले आपने खुद बोला कि देयर इज अ ओल्ड टैक्स रिजीम एंड द न्यू टैक्स रिजीम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द कंसेशनल टैक्स रिजीम। अगर आप देखेंगे इन द लास्ट 2 odd years और इवन मोर देन दैट, गवर्नमेंट जो भी चेंजेस ला रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ला रहे हैं। सो द ओल्ड टैक्स रिजीम में not a lot of changes are done, and I think the reason for that is that they want more and more adoption in the new tax regime, and it is also supposed to be a simpler tax regime with less compliance burden. तो पिछले साल भी चेंजेस हुए थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया था और चेंजेस हुए थे। आई थिंक इस साल बहुत ज्यादा आप भी न्यूज, आप यू आर अ वेटरन इन फाइनेंस, आप भी बहुत न्यूज पढ़ रहे होंगे कि दे आर आस्किंग फॉर अ चेंज इन द टैक्स स्लैब्स, or at least a raise in the bar of the minimum amount that's not taxable in the new tax regime, because again पुराना टैक्स रिजीम में टिंकरिंग इसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि नया टैक्स रिजीम इज द वन दे वांट टू अडॉप्ट। तो अभी तक आप, जैसे आपको पता है, 3 लाख रुपए तक की इनकम is exempt from tax. There is a lot of ask that at least इस 3 लाख को आप 5 लाख करिए। तो अगर उससे करेंगे तो there will be significant tax saving. For example, example अगर मैं किसी की income total taxable income 14 lakhs है, so I'm just saying where I'm trying to find an example जो आपने middle class बोला, so I'm saying 14 लाख की अगर हम इनकम ले, which is where disposable income starts coming in a lot, उसमें तो अगर आप बढ़ाएंगे 3 से 5, तो the total tax 14 लाख पे मे बी टोटल टैक्स बन जाएगा 1,24,800 एंड 3 लाख की एग्जेम्पशन पे, और अगर आप एग्जेम्पशन बढ़ाएंगे तो टोटल टैक्स बन जाएगा 1,14,000 के करीब। तो अगर 5 लाख बढ़ाएंगे तो इमीडिएटली कुछ हजारों का फर्क पड़ता है, which at that level of income and with so many other responsibilities at that in that age, काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा इन डिस्पोजेबल इनकम। सो दैट इज द वन आस्क कि आप एटलीस्ट लिमिट को 3 से 5 करो। एक और जो आस्क है, जो मे बी हो या ना हो, कि जो हमारी होम लोन डिडक्शन है, जो मॉर्गेज इनकम डिडक्शन है, उसका अभी 2 लाख का लिमिट है सेट ऑफ के लिए। अगर आपका 2 लाख से ज्यादा है मॉर्गेज तो आप इसको आगे ले जा सकते हो, लेकिन आगे सालों में भी आप 2 लाख से ज्यादा अमाउंट को नहीं सेट ऑफ कर सकते। तो ये एक और आस्क है कि इस अमाउंट को 2 लाख को एटलीस्ट बढ़ाया जाए, या इसको एनी अदर आगे, अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं तो
किसी और इनकम के थ्रू के अगेंस्ट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते. सो अगले साल अगर मेरा आज घर बिका है, आज मेरा रेंटल है या कुछ है, या घर बिका है या मॉर्गेज इंटरेस्ट है, तो अगर 2 लाख से ज्यादा है तो मैं इसको आगे तो ले जा सकती हूँ, पर अगर मेरी कोई और इनकम है एक्सेप्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आई कांट सेट इट ऑफ. तो एक और ये है, गिवन द राइजिंग रेंटल्स एंड रियल एस्टेट प्राइसेस, दैट एटलीस्ट इसमें भी कुछ चेंजेस आने चाहिए. 2 लाख बढ़ना चाहिए या सेट ऑफ अलाउड होना चाहिए. तीसरी आस्क बहुत सैलरीड इनकम की है कि एक हमारा एक हाउस रेंट अलाउंस होता है और हाउसिंग अलाउंस, उसमें थोड़े से डिडक्शन, द इनकम टैक्स एक्ट में एक फॉर्मूला बेस्ड डिडक्शंस है, एक्सपेंस एग्जेम्पशंस होते हैं. तो उसमें से जो एक लाइन आइटम है एग्जेम्पशन है, इट सेज मेट्रो सिटीज में हो तो 50% होगा एंड नॉन मेट्रो सिटीज हो तो 40% होगा. तो वो एक और आस्क है कि द रियल एस्टेट प्राइसेस एंड द रेंटल्स आर सो हाई स्पेशली पोस्ट कोविड, तो आप इसको 50% 40 को यूनिफॉर्म करके 50 कर दो. सो दैट्स आल्सो एन आस्क. एंड देन छोटी चीजें हैं जैसे प्रोविडेंट फंड इज वेरी क्लोज टू एवरी सैलरीड पर्सन's हार्ट. हम सबके लिए, हमने जिंदगी भर जब हम बड़े हो रहे थे प्रोविडेंट फंड से ये करेंगे, तो उसका भी टैक्सेशन आया था कुछ साल पहले, एंड देयर आर सम टीडीएस नुआंसेस इन दैट, स्पेशली ऑन द एम्प्लॉय पोर्शन जो होता है, तो उसमें भी थोड़ी क्लैरिटी मांगिए. बिकॉज हम गवर्नमेंट हर बार ये भी बोलता है दैट वी वांट टू ईज अप द टैक्स कंप्लायंस प्रोसेस. हम ज्यादा टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, हम फाइलिंग आसान बनाना चाहते हैं, हम फेसलेस असेसमेंट्स बनाना चाहते हैं, पुराने असेसमेंट्स को जल्दी वो रफा दफा हो करना चाहते हैं. सो ये टीडीएस वाला पॉइंट और ये सब पॉइंट्स also will help taxpayers. So अगर आप मुझे बोलो, बहुत सारी उम्मीदें बोल दी सुरभि आपने, होने क्या वाला है, I would think that I think strongly we are hearing, and I don't know, हम सब we are all in the guessing game, but बहुत strongly सुन रहे हैं कि maybe 3 से 5 लाख हो जाए या 3 लाख की बढ़ोतरी हो जाए. हाउसिंग पे हो सकता है कुछ हो या ना हो, but this is what I think may happen, but we have to wait for February 1. It's like the thriller of a Shahrukh Khan movie, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है. वेरी वेरी ट्रू. पर अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो 24-25 बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू को जो आंका गया है वो है 38.4 लाख करोड़, जिसमें से डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी समवेयर अराउंड 22.07 लाख करोड़, विच इंक्लूड्स पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. राइट. तो क्या हम इस टारगेट को मीट करेंगे? बिकॉज इनकम टैक्स फ्रंट पे आई एम श्योर कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, बिकॉज द अर्निंग्स एज पर quarter 1, 2, 3 have not been that good, but personal income tax का बेस बहुत एक्सपैंड हुआ है. maybe we overshoot also. क्या लगता है आपको, हम टारगेट्स को ओवरशूट करेंगे या फिर टारगेट्स के हिसाब से ही होगा सब कलेक्शन? तो ये ना थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज एक तरफ से हम कह रहे हैं अभी 3 लाख न्यू कंसेशनल टैक्स रिजीम में 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है इनकम. हम कह रहे हैं एक तरफ से आप 3 को 5 बढ़ाइए, तो ऑब्वियसली आपकी एग्जेम्पशंस बढ़ गई, तो आपके कम लोग टैक्स देंगे. मैंने सेविंग्स आपको बताई थी. एट द सेम टाइम जब हम स्कीम्स को सिंप्लीफाई करते हैं और हम साथ साथ कह रहे हैं कि हम सिंप्लीफिकेशन भी लाएंगे, तो उससे क्या होता है, मोर एंड मोर पीपल आर इनकरेज्ड to get into the tax system, to do their filing, and वो अगर आप देखेंगे स्टेटिस्टिक्स की कितने लोगों ने फाइलिंग शुरू की है, you will see a mass change in that. True. And the reason is one, the government is very hard, very upbeat and hard on compliance. Right. And बहुत सारे campaigns भी होते हैं, so people are genuinely wanting to comply and are scared. And the government, because of technology, उनके पास इतना data है, TIS, AIS की, उनको पता है क्या चल रहा है. Even you and I may not know हमारी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, बट पीछे से सब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी पता है. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मिक्स, कि एक तरफ से आप सॉफ्ट दे रहे हो, आप कह रहे हो आप मेकिंग द टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाइड, आई एम ट्राइंग टू गिव मोर एग्जेम्पशंस, इन द नॉट एग्जेम्पशंस बट ट्राइंग टू इंक्रीज द बेस लेवल दैट्स नॉट टैक्सेबल, और हम ऑल्सो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, प्लस पीछे से टेक्नोलॉजी तो पकड़ लेगी. आई थिंक ऑल ऑफ दैट विल प्ले अ वेरी गुड पार्ट इन maybe helping us meet those collections, which will be a great thing.
हम्म। अच्छा, मेजर चैलेंजेस क्या होंगी एफएम के सामने जब उन्होंने बजट बनाया होगा, क्योंकि बजट तो अब तक तैयार हो चुका होगा, हम सब यहाँ पे अभी भी एक्सपेक्टेशंस लेके ही बात कर रहे हैं। आई एम श्योर बजट तो प्रिंट भी हो चुका होगा, लेकिन क्या मेजर बिल्कुल। चैलेंजेस रही होंगी एफएम के सामने? क्योंकि एक तो ग्रोथ हमारी सफर हुई है, वी ऑल नो दैट। हमको ग्रोथ को भी पेपअप करना है, हमको फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना है। सो इन सब के बीच में टैक्स कलेक्शन फिगर्स जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है, बिकॉज जब तक रेवेन्यूज नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू? I think the major challenge will be, or I think it's going to remain for a while, is how to interplay the tax, the tax slabs with the entire revenue collection. Now, Okay. one way of saying, okay, tax collection बढ़ानी है, tax rates बढ़ा दो, but that ends up leading to dissatisfaction and lower, maybe people wanting to shy away from the tax system. True. So True. the challenge is to get more people to comply, but also make the tax system more, sort of more viable or more attractive, to say, yes, I am looking after the middle class. I'm understanding the problems that the economy is going through. So I'm giving you a tax break and therefore, boosting your consumption. So it's a hard one to play. It's very easy for us to sit here, but it's very hard because हम तो कुछ नंबर्स इधर उधर कहते हैं, जब हमारी आबादी देखो और उसको मल्टीप्लाई करो, इट्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी। तो चैलेंज विल बी कि वो कहीं ना कहीं उन एक्सपेक्टेशंस मीट करना, पर उसके साथ साथ ही कंप्लायंस को इजी बनाना, ताकि लोग जो आप लूज कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम्स, द बेसिक नंबर्स दैट यू आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 5 और व्हाटएवर, आप मोर एंड मोर टैक्स पेयर्स को नेट में लाओ, ताकि वो at the end of the day the result is possible. तो इसीलिए and the other way challenges कि ये जो नया tax regime है, इसको attractive और attractive बनाओ, so that more and more people adopt it. अभी जैसे last statistics थे 72% people have adopted. Right. The government, their challenge is इसको और attractive कैसे बनाना चाहिए, which is 3 to 5 करें। तो लोग कहते हैं कि आप अगर exemptions नहीं देते हो न्यू regime में, तो अगर हमारी बहुत exemptions है पुराने regime में, HRA है, ATC है, तो हमें तो पुराना regime अभी भी attractive लगता है, क्योंकि अगर 15-16 लाख तक की deductions और exemptions है, तो पुराने regime में हमारा tax अभी भी कम होता है। तो वो भी challenge है कि कैसे उसको और attractive बनाएं, ताकि adoption 72% से बहुत आगे जाए। फिर एक और चीज है, लोग कह रहे हैं कि जो आपके ATC है, हाउसिंग लोन है, तो बहुत सालों से बड़े नहीं है, तो उनको भी आप देखिए ना कैसे हाउसिंग एंड ऑल कॉस्ट बढ़ रही हैं, तो उनको भी एक बार देखना पड़ेगा कि maybe adjust it with the cost of living and other things, but also maintain the fact that you have to increase tax collections. It's not very easy. If you didn't have to increase tax collections, you can give as many SOPs. So it has to be a fine balance, and I think all the AI and the math and all the spreadsheets will help. So it's a play of getting more people in, but making the tax system more and more attractive for them. करेक्ट। चलिए एक डेटा मैं शेयर करती हूँ अपने दर्शकों के साथ। Only around 6% of Indian population files income tax return. 6% of the population of India files income tax returns, and less than 3% pay taxes. और 3% से कम हमारी आबादी है जो टैक्स पे करती है। और ये 3% में कौन आता है? मेनली सैलरीड इंडिविजुअल्स आते हैं, जो मेजॉरिटी टैक्स बर्डन जो है वो पे करते हैं। तो इस बार हमारी वित्त मंत्री को हमारी तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि मिडिल क्लास has really been untouched for nearly last 10 years. No major changes happened. और उसके ऊपर then we had capital gain tax. Long term capital gain tax increased to 12.5%. Short term is 20%. यहाँ कोई बदलाव होने की संभावनाएं हैं सुरभि? I don't think so, because इतना अभी कुछ महीने पहले इतनी ज्यादा रैशनलाइजेशन हुई है, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, रेजिडेंट्स के लिए क्या होगा, ग्रैंडफादरिंग, 23 जुलाई, बहुत सालों से ये आस्क थी कि हमारे तो we have 3 periods, 12, 24, 36, we have so many different tax rates, listed, unlisted, resident, non-resident.
हर बजट में पूछा जाता था, हम कहते थे स्ट्रीमलाइन, नहीं तो ये तो मतलब हम सीएस होके भी इतने सालों से पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं. So Very this true. time, the last time the government actually has made an effort to rationalize. 12 और 24 महीना करा, long term, short term indexation हटाया, so that it's a cleaner approach. तो maybe छोटी मोटी tinkering हो, because कुछ they like bonds, इधर कुछ चीजों में they were certain grandfathering, and that was creating a little bit of confusion or complexity. तो हो सकता है small tinkering हो, पर अगर आप मुझे पूछो is there going to be a massive change, I sincerely doubt it. जैसे वो कहते हैं long term capital gains for shares 1 लाख तक exempt है, उसको थोड़ा और बढ़ाने की आस होती है, but maybe that happens, maybe not, but इतना सारा चेंज करके 6-8 महीने पहले एक और चेंज उसी कैटेगरी में लाना थोड़ा सा मुश्किल है. They have a lot of other things also that they are working on as a great government. बिल्कुल सही. चलिए, ईज ऑफ फाइलिंग टैक्स. जब टैक्स हम फाइल करते हैं थोड़ा ईज तो हो गया है, कुछ पिछले कुछ सालों में बदलाव हुए हैं, एंड यू हैव बिकम सो एफिशिएंट दैट अपना टैक्स आप खुद फाइल कर सकते हैं. पर इसमें अभी भी बहुत दिक्कतें हैं. इन दिक्कतों पे तो आई होप कि सरकार कुछ करने वाली है. So I'll just tell you a story. जब मैंने मेरी एज का भी पता चल जाएगा, जब हमने स्टार्ट किया था काम, तो हम फिजिकली हाथ में भरते थे रिटर्न फॉर्म्स, और उनके साथ पेपर इतने लगा के लाइनों में खड़े होते थे ठप्पा मारने को. आप सोचो अगर आप पेंसिल तो एक डिजिट भी गलत हो गया तो बस हो गया काम. So अभी life is a lot simpler, but lots has to be done. And I'll tell you some things that I think maybe, and I know it is probably on their radar, but which they need to work on is कि फॉर्म 16 जो है, अब सैलरीड की आप बात कर रहे थे, फॉर्म 16 है जो कंपनी इश्यू करती है, वो 15 जून तक उसका डेडलाइन है. हमारी टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन 31 जुलाई, और हमारे ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होते यूएस वगैरह की तरह. तो टाइम मिलता है टैक्स पेयर्स को बहुत कम मिलता है. दिस ट्रैवल, दिस पर्सनल थिंग्स, तो वो हमें वो टाइमिंग का देखना पड़ेगा. अब इंफॉर्मेशन है, AIS, TIS, फॉर्म 26S, वो आप रेकनसाइल नहीं करोगे तब तो 1 मिनट में नोटिस आएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि पकड़ लेती है. तो आपको एंड उसको अपडेट होने में टाइम लगता है. तो आप रिटर्न कैसे फाइल करोगे जब तक आपके पास अपडेटेड वो फॉर्म्स नहीं है. तो वो थोड़ा सा टाइम गैप की वजह से इश्यू हो जाता है. अच्छा, ई वेरिफिकेशन के लिए पहले 120 दिन मिलते थे, अब 30 डेज है. तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि ई वेरिफिकेशन जल्दी से हो, रिफंड्स जल्दी से इश्यू. लेकिन we need probably to understand that with technology it's great, but the time gap between the various data sources which are going into the return and the return filing deadline have to be maybe a little bit more flexible. I think ये बहुत जरूरी है. Then technical issues आ जाते हैं पोर्टल में, especially last few days में, non responsive, loading नहीं हो रही, टाइम आउट्स हो जाते हैं, लॉस ऑफ डेटा है. इतने, I mean, we are large number of people filing, 6% or 1.4 billion is also a large number of people. So we need to probably look at these issues on a year-on-year basis. फिर पुरानी कोई डिमांड है और बहुत पुरानी, किसी को पता भी नहीं, और रिफंड से एडजस्टमेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली when you don't even have intimation of the demand maybe. While lot of stuff is on the portal, तो वो एक बार कैसे हो रहा है, ग्रीवेंस उसके अगेंस्ट क्या है, वो बड़ा जरूरी है. तो ये 4-5 चीजें, एंड फेसलेस असेसमेंट इज ग्रेट, लेकिन एंड देयर हैज बीन अ लॉट हैपनिंग ऑन कैसे पुराने केसेस को सॉल्व किया जाए. तो मे बी ऑल दीज 4-5 थिंग्स will make it easier for individuals to file, and I sincerely believe that उससे ये 6% भी आगे बढ़ेगा, because it will be like, filing is simple, I don't have to worry, and refund होगा तो आ जाएगा, और बहुत आ रहा है. So I think that will really help more people get into the tax. बिल्कुल, और रिफंड बहुत फास्ट क्विक हो गया है. आपको 1 महीने में तो आपका रिफंड मिल ही जाता है. और एक और फिगर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. इनकम टैक्स पेयर्स इन द कंट्री is estimated to cross 100 million mark in this current financial year. So 100 million mark means 10 crore taxpayers. Kudos to all of us who are paying tax on time. एक आखिरी सवाल. जी. So let me ask you the last question now. Cryptocurrencies इस साल में they have been giving spectacular return. $20,000 से बढ़ के $1 लाख के ऊपर बिटकॉइन.
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे रिटर्न्स आपको क्रिप्टोज ने दिए हैं इस बार, एंड ऑल थैंक्स टू द ट्रम्प गवर्नमेंट विच इज इन पावर नाउ. So, any changes that are expected on income from cryptocurrencies and NFTs? My son is going to be very happy to have someone say again कि crypto बढ़ रहा है, because he's always been talking about it. But absolutely right. So cryptocurrency का जो tax था 2022 Finance Act में, they said that it is going to be taxed at the highest slab, and उसमें कोई slab benefit नहीं मिलेगा. The only amount that you can set off is the cost of acquisition and highest rate, every full surcharge, everything. So plus 1% TDS था, so that they catch if there is any buying and selling. Right. Adjustment etc. is not allowed. So crypto tax is a hard tax to pay. बहुत अच्छी gains है, but a lot of people may not want to catch them because you have to pay tax at the highest rate. So, but I don't think उसमें कोई देखो tax बढ़ना, I'm not sure if that is it, because anyway highest rate है. टैक्स बहुत सारे एक्सचेंजेस ने ये रिक्वेस्ट किया कि ये 1% हटा दीजिए, स्पेशली बिकॉज दे आर आल्सो ओवरसीज एक्सचेंजेस, देयर इज डिफिकल्टी फॉर नॉन रेजिडेंट्स और टू सॉर्ट ऑफ ट्रेड. लेकिन मुझे नहीं लगता फ्रॉम व्हाटएवर इज द न्यूज़ कमिंग आउट कि कोई राहत इसमें मिलने वाली है. द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर दैट दे हैव टू रेगुलेट दिस currency. The cryptocurrency has to be regulated. So maybe some clarifications, but I don't expect a sea change in taxation just because crypto is doing well, that we'll just increase the tax because we are already at the highest level of tax in crypto. So doubt very much. If you're talking about whether regulation will come in or not, I'm not sure, but with what's happening in the world of crypto right now, it seems to be getting more and more accepted. Right. And like I said, the Mr. Trump coming in has probably led to it. But so it will be interesting to see how the government really reacts to it and how they plan to regulate it. But I don't see too much of a difference from a tax perspective, to be honest. Thank you, Surabhi, for your time. It was a pleasure speaking with you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू. तो अभी हम इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हमने बात करी और हमने जाना कि सुरभि की एक्सपेक्टेशंस बजट से क्या है. बिल्कुल सुरभि ने ये भी कहा कि इट्स एवरीबडीज गेस. सब अपने अपने गेस इस बार मार रहे हैं कि मिडिल क्लास को मिलेगा एग्जाम्पशन. उम्मीद तो यही है क्योंकि कंजम्पशन बूस्ट पे सरकार का जोर रहेगा, सेविंग्स पे सरकार का जोर रहेगा और टैक्स की रैशनलाइजेशन पे सरकार का जोर रहेगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.